मनोज की चीख अब भी चितौवा के मैंग्रोव फॉरेस्ट में गूंज रही थी। उसका कैमरा एक परछाई वाले फिगर को कैप्चर करता है जिसकी आंखें लाल कोयले जैसे चल रही थी। फिर उसके कैमरे का स्क्रीन अचानक से बंद हो जाता है। क्या मनोज रायन के श्राप का शिकार बन गया है? वहीं दूसरी ओर सांची, वो बूढ़ा फिशरमैन, हिसूर के एक ढाबा स्टाइल टी स्टॉल पे अपने फोन पर झुककर कुछ देख रहा था। उसका चेहरा हल्की बल्ब की पीली रोशनी में फीका दिख रहा था। मैंने कहा था उससे, कल्याणी ने उसे पकड़ लिया होगा, वो धीरे से बोला, उसकी आवाज़ में दुख और गुस्सा मिला हुआ। जब वो मनोज का क्लिष्ट लाइव स्ट्रीम देख रहा था, उसकी उंगलियां स्क्रीन पर जूम कर रही थी, हर पिक्सल में जैसे कोई राज ढूंढती हो। मनोज, तुमने किस मुसीबत को अपने सर पे ले लिया, वो भी सिर्फ एक वीडियो के लिए? वो खुद से बड़बड़ाता है, जैसा किसी से बात कर रहा हो। मनोज एक रात के बाद वापस नहीं आया। विक्रम का ये चैलेंज, उसे क्या पता था किस बला को सर पे ले रहा है। चितौवा में कुछ भी हो सकता है। उसकी आंखें स्टॉल की दीवारों पे फेटेड फोटो को देख रही थी। उसका भाई, वही हंसमुख लड़का 2 साल पहले जो गायब हो गया था। साजी अपनी चाबियां उठाता, हाथ कांप रहे हैं, पर आंखों में एक आग सी चल रही थी। कल्याणी का श्राप हो या कुछ और, विक्रम, तू भी देखेगा। मनोज को ढूंढकर उसकी गलती की सजा साथ भुगतूंगा मैं। दोस्तों, ये कहानी का पार्ट 2 है। पार्ट 1 के लिए आप डिस्क्रिप्शन या फिर पिन कमेंट में दिए गए लिंक को क्लिक कर सकते हैं। ये चैलेंज अब एक श्राप बन गया था। चितौवा के घने मैंग्रोव फॉरेस्ट सुबह की रोशनी में भी एक डरावना माहौल बनाती है। चितौवा के बैकवाटर्स पर सुबह की हल्की धूप पड़ रही थी, लेकिन मैंग्रोव अब भी एक घनी, अनोखी और असुरक्षित धुंध में छुपी हुई है। साजी की पुरानी लकड़ी की बोट पानी को धीरे धीरे चीरते हुए आगे बढ़ रही है। उसने एक छोटी सी सर्च पार्टी बनाई थी। 2 लोकल फिशरमैन, अनिल और थॉमस, जो अपने चेहरों पर डर और बेबसी लिए हुए हैं, और एक लोकल मंदिर के पुजारी, स्वामी वेणु, जो एक चंदन की पेटी से पवित्र धागों और भस्म के बंडल को निकाल रहे थे। उनके होंठ धीरे धीरे मंत्र पढ़ रहे थे। साची की आवाज़ में एक अजीब सा भारीपन था। उसमें एक अनजाना डर भी था। मनोज का टेंट वहीं होगा जहां मैंने उसे कल सुबह छोड़ा था, पर रात के बाद कुछ भी हो सकता है। कल्याणी किसी को नहीं छोड़ती। अनिल, जो दोनों फिशरमैन में सबसे यंग था, कांप रहा था। उसकी आंखों में रात भर ना सोने की वजह से लाली थी। ये 22 साल का लड़का अपने गांव का सबसे तेज मछुआरा था, लेकिन आज उसके हाथ में लकड़ी भी कांप रही थी। साजी भाई, कल्याणी का श्राप सच है, वो धीरे से बोला, अपनी आवाज़ में एक छोटी सी रोने की लहर लेके। मैंने खुद सुना है लोगों से, उसके बारे में कई लोग बात करते हैं। मेरे एक दूर का कज़न भी था, रवि, यहाँ लकड़ी काटने आया था। वो तो सिर्फ 19 साल का था, हमेशा गाना गाता रहता था। और फिर एक रात वो वापस नहीं आया, बस उसकी चप्पल मिली उस जंगल में। थॉमस, जो अनिल से उम्र में बड़ा था और एक्सपीरियंस में भी उससे ज़्यादा जानता था, अपने पुराने जहां से थोड़ा अलग था। ये 40 साल का फिशरमैन अक्सर समुंदर की कहानियां सुनाता था, लेकिन आज उसके चेहरे में एक पुराना खामोशी दिखता था। अनिल, तू चिंता मत कर यार, उसने अपने दोस्त को संभाला, अपनी आवाज़ में एक पुरानी मजबूती के साथ। मैं भी ये जगह 20 साल से जानता हूँ, लेकिन ये कल्याणी, उसकी आवाज़ मैंने भी सुनी थी जब मैं छोटा था। मेरे पापा ने कहा था, थॉमस, ये जंगल हमें खुद बुलाता है। अब लगता है
वो सही कहते थे। स्वामी वेद, जिनके चेहरे पर उम्र और कई सालों की पूजा पाठ की वजह से गहरी लकीरें बन गई थी, धीरे से बोलते हैं। उनकी आवाज़ में एक अजीब सी शांति जो सबके दर को काम करने की कोशिश कर रही थी। कल्याणी एक बहुत ही शक्तिशाली तांत्रिक थी। आज से करीब 300 साल पहले 1700 के दौर में इस इलाके में एक लालची राजा रहता था जिसने सोने की अनमोल मूर्ति चुरा ली थी। वो मूर्ति भगवती की थी, जिन्हें ये नॉर्थ वाले दुर्गा भी कहते हैं। कल्याणी ने उस राजा को और उस खजाने को हमेशा के लिए शापित कर दिया था। जो भी उस खजाने को छुएगा वो कल्याणी का शिकार बनेगा। उसकी आत्मा इस जंगल में अभी भी भटकती रहती है। अनिल ने आंखें बंद कर ली। बोलता है, स्वामी जी, अगर उस मूर्ति को वापस रख दिया जाए तो क्या रवि वापस आएगा? स्वामी वेणु ने सिर्फ एक हल्की सी मुस्कान दी। श्राप टूटने से शायद कुछ आत्माओं को चैन मिले, पर क्या पता। साजी ने सर हिलाया। पानी में डूबे हुए पतले से रास्ते की तरफ इशारा करते हुए बोला, चलो टेंट ढूंढते हैं। रास्ता यहीं कहीं होना चाहिए। ग्रुप धीरे धीरे मैंग्रोव से अंदर चलता गया। पानी उनके घुटनों तक आ रहा था। हवा में एक अजीब सी नमी थी, सड़ी हुई मिट्टी और पत्तियों की भयानक स्मेल। थॉमस ने अपनी लकड़ी की छड़ी को मजबूती से पकड़ा और बोला, साजी भाई, अगर कल्याणी आ गई तो हमें साथ रहना होगा, वरना हम भी, तुम जानते हो ना। साजी ने एक गहरी सी सांस ली। हाँ थॉमस, साथ ही लड़ेंगे। उन्होंने मनोज के टेंट को ढूंढना स्टार्ट किया, जो एक छोटे से खुले एरिया में आधा घेरा हुआ मिला, जैसे किसी ने उसे पूरी तरह से फाड़ दिया हो। टेंट के कपड़ों पे कुछ बड़े तेज पंजों के निशान थे, जैसे कोई बड़ा जानवर या कुछ और अनोखा वहाँ आया हो। उसका कलरफुल बैकपैक खुला पड़ा था। उसमें से हल्दी का पाउडर निकालकर ज़मीन पर जैसे किसी ने सर्कल बनाया था, जैसे किसी ने जल्दी में कोई रिचुअल करने की कोशिश की हो। पास ही कुछ धुंधली सी सुबह की रोशनी में एक छोटी सी सोने की मूर्ति हल्की सी चमक रही थी, जो जमीन पर पड़ी हुई थी। उस पर वही अनोखे अजीब से सिंबल बने हुए थे। मनोज ने अपने वीडियो में दिखाया था। ये वही खजाने की मूर्ति है ना? स्वामी वेणु ने धीरे से कहा, अपने आंखें बड़ी करते हुए और एक कदम पीछे हटते हुए। उनका चेहरा दर्द और आश्चर्य से भरा हुआ था। साची, जो उनमें सबसे ज़्यादा बूढ़ा और एक्सपीरियंस था, उसका चेहरा फीका पड़ गया था। उसके होंठ धीरे धीरे कांप रहे थे। इसे छूना सीधा कल्याणी की श्राप को बुलावा देना। जिसने भी इसे छुआ होगा। थॉमस ने बिना कुछ कहे मनोज का अभी भी हल्का गर्म घोड़पुर उठाया। उसकी बैटरी सिर्फ एक छोटी सी लाइट ब्लिंक कर रही थी। उसने डर से अपनी सांस रोक ली और लास्ट रिकॉर्डेड फुटेज को प्ले करने लगा। स्क्रीन पर मनोज दिखा, जो ब्लैकआउट के बाद कुछ घंटों में किसी अनजानी जगह पर खड़ा था, जैसे वह किसी नाइटमेयर में फंसा। वो एक बहुत पुराने टूटी हुई मंदिर में के पास खड़ा था, जिसकी दीवारों पे अनोखे चमकती सिंबल से भरी हुई थी, जो धीरे धीरे चमक रही थी। कल्याणी की आवाज़ पूरी जगह पे गूंज रही थी, एक बुरी तरह से चीखती हुई आवाज़। मनोज की आंखें फटी हुई थी। उसके चेहरे पर गहरा दर्द दिख रहा था। उसकी आवाज़ पूरी तरह कांप रही थी। दोस्तों, मैं ये मंदिर, ये तो सच में रियल है। कल्याणी, वो मुझे फंसाना चाह रही है। मुझे यहाँ से निकलना होगा। उसने अपने हाथों में पकड़ी हुई मूर्ति को कसकर पकड़ा और पास बने हुए एक सिंबल को पढ़ने की कोशिश की। ये मूर्ति, ये तो वापस रखनी होगी इस जगह पर, वरना
फुटेज अचानक से बंद हो जाता है जब कल्याणी की चलती हुई आंखें कैमरा को देख रही थी। उन आंखों में एक अजीब सी भयानक नफरत थी और बदला, जैसे वे किसी को नहीं छोड़ी। थॉमस के हाथ अब बुरी तरह से कांप रहे थे। उसकी आंखों में अब वही दर्द था जो कल रात साची की आंखों में था। वो मंदिर में है, कल्याणी के श्राप के अंदर फंसा हुआ, उन्होंने धीरे से कहा, जैसे खुद से ही बात कर रहा हो। स्वामी वेणु ने अब तेज तेज मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया था। अपने हाथों से मूर्ति के चारों तरफ पवित्र भस्म और हल्दी छिड़कने लगा, जैसे वो किसी बुरी शक्ति को दूर करने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन अचानक से हवा और ठंडी हो गई, जैसे किसी ने किसी बर्फ के दरवाजे को खोल दिया हो, और मैनग्रोव्स बुरी तरह से हिलने लगे। उनकी पत्तियां तेज हवा जैसे सरसरा रही थी, जैसे वो किसी अनजान खतरे से बचने की कोशिश कर रही हो। अनिल घबरा गया, उसकी आंखों में पूरा दर्द दिख रहा था। वो चिल्लाने लगा, ये डायन यहीं है, मुझे यहाँ से जाना होगा। वो बिना किसी को कुछ कहे जंगल में अंधाधुंध भागने लगा। एक भयानक, दिल को चीर देने वाली चीज पूरे जंगल में गूंज गई, सन्नाटे को तोड़ते हुए। फिर एकदम सन्नाटा सा छा गया, जैसे चीखने कभी वहां थी ही नहीं। थॉमस जम गया, जैसे उसके पैरों में किसी ने कील ठोक दी हो। उसका चेहरा पूरा फीका पड़ गया, गायब। वो भी गायब हो गया है। दोस्तों, कोई तो मुझे बचाओ। क्या अनिल जिंदा है या कल्याणी ने उसे भी पकड़ लिया? दोस्तों, हमारे ये डर का सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ। क्या साजी अनिल और मनोज को बचा पाएगा? आगे देखो, कमेंट में बताओ और जल्दी सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, वरना ये राज तुमसे छुपा रह जाएगा।